बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट पार्ट 2 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। तो आज का लेक्चर जो है वो इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के मुतल्लक होगा। इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इसकी जो है नोटेशन हम क्या है और उसको उसी नोटेशन को क्यों यूज़ करते हैं, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या हैं। तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल के मुताबिक ना सिर्फ एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ऐसे स्टूडेंट जो बीएस ऑनर्स कर चुके हैं या बीएस ऑनर्स कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि टीचिंग प्रोफेशन में जिन्होंने नया नया कदम रखा है, उनके लिए भी आज का लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं आपको इंतहाई बेसिक चीज़ें जो हैं इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा और लेक्चर को आपने इंतहाई गौर के साथ सुनना है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं आपके आज के लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएंगे। इंटीग्रेशन जो है, ये इसकी डेफिनेशन पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। जो सबसे मशहूर व मारूफ इसकी डिफ्रेंशिएशन है, उसको कहते हैं इन्वर्स प्रोसेस। इन्वर्स आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिवर्स आर इन्वर्स प्रोसेस of differentiation is called ये देखे ना, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का उल्ट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या था। पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं याददाश्त के लिए। डिफरेंशिएशन क्या होती है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन जो है, अगर आप उसके इतने अल्फाज के ऊपर गौर करें तो इसका मतलब होता है फर्क निकालना। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? फर्क। फर्क का मतलब माइनस करना। और फर्ज किया मसलन कि मेरे पास कॉलेज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स में से मैं कहता हूं ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश पसंद है वो इस साइड पे आ जाएं, जिनको मैथमेटिक्स पसंद है वो पीछे चले जाएं, जिनको फिज़िक्स पसंद है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएं। तो ये मैंने उनको क्या किया है? डिफरेंशिएट कर दिया है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग-अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है, जिसको बाद में फिर हमने डिफाइन किया था चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स। तो वैसे डिफरेंशिएशन के इतने स्पेलिंग देखे जाएं तो उसका मतलब होता है फ़र्क निकालना, माइनस करना। अब चूंकि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का मतलब अगर माइनस करना है तो इसका उल्ट क्या होगा? उल्ट इसका होगा ऐड करना। माइनस का उल्ट क्या है? रिवर्स क्या है? ऐड करना। तो इंटीग्रेशन के अगर आप मीनिंग्स देखें डिक्शनरी के अंदर, तो इंटीग्रेशन के मीनिंग्स आपको नजर आएंगे। इंटीग्रेशन उर्दू में अगर आप देखते हैं तो जम करना, इत्तेहाद करना या इकट्ठा करना के मीनिंग में आते हैं। इकट्ठा करने को हम क्या कहते हैं? सम अप, ऐड कर देना। अब जिस तरह ये मैंने डिफरेंशिएशन की एग्जांपल दी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट थे, मैंने स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट कर दिया।
इंग्लिश वाले अलहदा, मैथ वाले अलहदा, फिजिक्स वाले अलहदा, ठीक है। अगर मैं उन सबको फिर कंबाइन कर देता हूं, अगर मैंने उनको इकट्ठा कर दिया तो इसका मतलब है मैंने उनको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करना, उसका रिवर्स प्रोसेस माइनस करना, डिफरेंट निकालना। तो डिफरेंट का रिवर्स इंटीग्रेशन। अब इसको चूंकि हम सम अप एस से शुरू होता है, सम निकालना, तो इसलिए इंटीग्रेशन के लिए जो नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे, ये एस होता है ना, एस को जरा हम थोड़ा सा लंबा करके स्मार्ट पोजीशन में लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए जो नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे वो ये वाली होगी, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो है ये तो हमें फर्क पता चल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो इंटीग्रेशन के क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन को जो है यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं एरिया अंडर द कर्व। कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड the area under the given curve। गौर से देखिएगा, फर्ज किया कि मेरे पास ये एक फंक्शन है, ये उस फंक्शन का ग्राफ है। अब फर्ज कर लिया कि ये फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ के नीचे एरिया अंडर दी वेलोसिटी, एरिया अंडर दी ग्राफ। अब ये जो मेरे पास ग्राफ आया है, इसके नीचे जो मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा, वो जो एरिया आएगा वो एरिया इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कहलाएगा। अच्छा, अब देखें उसके लिए हम फिर क्या करते हैं। अब ये देखें, ये फिगर जो है मेरे पास डिसऑर्डर तरीके में है, ये ऐसे भी है, ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्ज कर लिया कि ये जो पहला है, अगर ये x0 है, इसको मैं x1 रख लेता हूं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब जब मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया तो ये देखें, ये क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है। ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल, राइट। इस रेक्टेंगल का एरिया मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है। अब एरिया, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो वो किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज, इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व, द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x is shown in figure। फिगर में हमने ग्राफ दिखाया है y is equal to f of x का। we divide दी इंटरवल x0 से लेकर xn तक इनटू स्मॉल इंटरवल
small interval, we get number of small rectangles. अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। मैं अब ये जो स्लाइस है मेरे पास, ये वाली जो ब्लैक कलर की है, इसका जो है वो मैं एरिया निकालना चाह रहा हूं। तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ यहां पे क्या है? y, और ये जो विड्थ है ये मैं सपोज कर लेता हूं कि dx के बराबर है। dx, ठीक है। ये जो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है इसको मैं dx के बराबर रख लेता हूं। तो लेंथ मेरे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड एज y। तो लेंथ इंटू विड्थ इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ है मेरे पास y और विड्थ किसके बराबर है? मैंने सपोज की है dx के बराबर, क्योंकि जरा छोटी है, वेरी स्मॉल, क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट किया है। तो ये आ गया एरिया इस रेक्टेंगल का, राइट। इसी तरह हम बाकी रेक्टेंगल्स के भी एरियाज निकाल सकते हैं। अब y किसके बराबर होता है? बट y तो बराबर होता है f ऑफ x के। y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल किसके बराबर आ गया? एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इज इक्वल टू y की जगह में मैंने पुट कर दिया f ऑफ x dx। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एरिया किसके बराबर आ गया? f ऑफ x इंटू dx के बराबर आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। इंटीग्रेशन का मतलब अभी हमने कहा इकट्ठा करना, यूनाइट करना, सम अप। तो हम क्या करेंगे कि इस एरिया को ऐड करेंगे, इस एरिया को ऐड करेंगे, इस एरिया को ऐड करेंगे, तमाम जो रेक्टेंगल्स हैं उनके एरियाज को ऐड करेंगे। तो उस ऐड करने को हम क्या कहते हैं? इकट्ठा करना। तो वो जो हम इकट्ठा करेंगे तो वो पूरे का पूरा इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो हमारे पास निकल आएगा, और वो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगी। तो टोटल एरिया किसके बराबर आ गया? टोटल एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व इज इक्वल टू, ये देखें, एक पहली रेक्टेंगल का एरिया, दूसरी रेक्टेंगल का एरिया, उसको हमने क्या किया? सम अप। और सम के लिए ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा यहां पे ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये रीजन है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए हम f ऑफ x इंटू डी एक्स की नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे ना कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस, तो वो आपको ये बताएगा कि इसका मतलब है कि f ऑफ x को हम dx के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्चुअल आपको कोई नहीं बताएगा कि ये एक्चुअली एरिया है एक ट्रायंगल का और एक रेक्टेंगल का, फिर तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम किया तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, और ये किसके बराबर आ गया? ये इंटीग्रेशन के बराबर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। तो अब तक आपने क्या सीखा है? आपने सीखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, reverse process or inverse process of the derivative is called as integration or antiderivative। उसकी एग्जांपल मैंने क्या बताई आपको कि अगर आप स्टूडेंट को अलग-अलग करते हैं, मैथ के स्टूडेंट अलग, फिजिक्स के अलग, इंग्लिश के अलग, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करना। इसका उल्ट क्या है? सम अप करना, इकट्ठा करना। अगर आप तमाम स्टूडेंट को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन आ गई।
अलग-अलग किया, वो डिफरेंशिएशन आ गई, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हो गए, राइट। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन को इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इंटीग्रेशन को इस्तेमाल जो है वो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर फिर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ये नोटेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसका मतलब होता है सम अप करना, इकट्ठा करना। और एफ ऑफ एक्स के साथ डी एक्स क्यों लगाया है? इसलिए कि ये एक रेक्टेंगल का एरिया है। तो ये नोटेशन इस्तेमाल की तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम करने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। उस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि जो मेरे पास कर्व होगी, उस कर्व के नीचे जो एरिया है मैं वो एरिया कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। यू विल सी दैट द आंसर विल बी दी सेम। तो वो आपके जो है वो इस कंसेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं मिस कर गया हूं वो जरा देखें। ये हमने टोटल एरिया अंडर द कर्व निकाला, किसके बराबर आया? एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आया। इसको फिर हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वे ऑफ एडिंग स्लाइसिस। ये देखना, ये हमने इसके स्लाइस कर दिए ना, पहला स्लाइस, दूसरा स्लाइस, तीसरा स्लाइस। तो वे ऑफ एडिंग स्लाइसिस टू फाइंड द होल एरिया, पूरा एरिया निकालने के लिए स्लाइसिस को ऐड करने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करके, तो उसके ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे और फिर हम उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद उसका आंसर निकालेंगे और हम साबित कर देंगे कि दोनों का आंसर सेम है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ करेगा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इंटीग्रेशन दोनों का मतलब सेम है। मैंने क्या किया? कंसिडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x²। ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन किसके बराबर है? 1/2x²। उसका ये ग्राफ मैंने रफ सा जो है ये ग्राफ जो है ये प्लॉट किया है। चूँकि हाथ के साथ प्लॉट किया है, इट में भी इसमें एरर होगा, एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस फर्ज कर लिया कि इसका ग्राफ ये वाला है। कंसिडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²/2। इट्स ग्राफ इज शोन इन द फिगर। ये मैंने ग्राफ शो किया है। नाउ वी वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द कर्व इन द इंटरवल 1 to 3। फर्ज कर लिया कि ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये 3 है। तो इंटरवल 1 और 3 के दरमियान ये x की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू आ गई। इसके दरमियान ये जो मैंने डॉटेड लगाई है ना, ब्लैक डॉटेड, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और वो इंटरवल क्या है? 1 से लेकर 3 तक। वी डिवाइड द इंटरवल 1, 3 इंटू 4 सब इंटरवल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके 8 इंटरवल बना लें, 16 इंटरवल बना लें, 32 इंटरवल बना लें। जितने इंटरवल ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपका जवाब ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 4 इंटरवल लेता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो मैंने इसको करना है 4 छोटे छोटे इंटरवल में कन्वर्ट करना है। अब वो जो मैंने इंटरवल बनाने हैं उन इंटरवल का गैप तो होना चाहिए ना, कि उन इंटरवल का गैप कितना कितना आएगा। उसका तरीकाकार क्या है, यानी लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगी। ये देखें, ये एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल। इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, ठीक है। 4 इंटरवल बनाने हैं तो उसका फार्मूला क्या है? 3 - 1। यानी अगर आप इसको A कंसीडर कर लेते हैं, इसको B कंसीडर कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल का फार्मूला होता है B - A ओवर इंटरवल का जो लेंथ ऑफ द इंटरवल H किसके बराबर होता है? B - A ओवर N। अब ये B है हमारे पास 3, A है 1 डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया 2/4। 2/4 को जब आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, जिसको आप 1.5 कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये इंटरवल जो है ना, ये चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है
तो इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये dx के बराबर है, यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ ये dx है, और ये किसके बराबर है 0.5 यानी 1/2 के बराबर, ठीक है। और ये भी किसके बराबर है लेंथ, यहां से लेकर यहां तक ये भी 0.5 यानी 1/2 के बराबर है, ये भी लेंथ 1/2 के बराबर है, ये भी लेंथ 1/2 के बराबर है। तो चूंकि x को की वैल्यूज छोटी हैं इसलिए उसको हमने dx के साथ डिनोट कर दिया, तो ये हमारे पास dx आ गया। अब हमने जो 4 इंटरवल बनाए हैं, फर्ज कर लिया कि वो 4 इंटरवल हैं x0 x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4, यानी 4 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है। फर्ज किया कि मेरे पास ये कोई कर्व है, तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। तो इंटरवल कौन कौन से बने आपके, x0 से x1 एक इंटरवल, x1 से x2 दूसरा इंटरवल, x2 से x3 तीसरा इंटरवल और x3 से x4 तक चौथा इंटरवल आ जाएगा। ये 4 इंटरवल, ठीक है। अब x0 से मुराद क्या है, ये जो हमारी पहली वैल्यू है ना ये वाली, इसको हम x0 के साथ डिनोट करेंगे, राइट। x0 का नाम रख लिया मैंने 1, x1, अब चूंकि ये इंटरवल मेरे पास क्या आया है 0.5, तो x1 के अंदर 0.5 जमा करूंगा तो वो क्या बन जाएगा 1.5, तो ये x की वैल्यू 1 है, तो ये वाली वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाएगी 1.5। इसमें फिर 0.5 जमा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, इसमें 0.5 जमा करेंगे ये 2.5 बन जाएगा, इसमें 2.5 जमा करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो x0 के किसके बराबर है x1 के बराबर, और x1 की वैल्यू 1.5, x2 की वैल्यू 2 के बराबर, x3 की वैल्यू 2.5 और x4 3 के बराबर आ गया, ठीक है जी। नाउ वी कैलकुलेट द सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये जो मैंने क्या किया, ये जो छोटे छोटे इंटरवल बनाए ना, तो ये मेरे पास एक छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बन गई हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये देखें यहाँ पे लेकर यहाँ तक ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा उसके अंदर भी थोड़ा सा एरर होगा, लेकिन अगर हम ये इंटरवल छोटा सा कर देंगे ना, ऐसे करके इसको बिल्कुल करीब ले आएंगे, तो ये जो इतना बड़ा एरर है ये एरर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो 4 रेक्टेंगल्स बनाई हैं, इन चारों रेक्टेंगल्स के एरियाज जो है वो मैंने फाइंड आउट करने हैं। अब एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब ये देखें यहां पे, अब जो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू ये भी कंसीडर की जा सकती है, ये भी कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। अगर ये कंसीडर करता हूं तो मेरे पास इतनी रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, और अगर मैं ये करता हूं तो वो फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा ऐसे करके। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, दोनों का मिड पॉइंट, यानी ये जो लंबाई वाली वैल्यू होती है ना, इसको कहते हैं, ये y की वैल्यू होती है ना, जिसको हम f ऑफ x y के साथ डिनोट करते हैं। ये वाली लंबी वैल्यू y की और इधर x की वैल्यू होती है। तो हम ये वाली लेंथ यानी f ऑफ x ये लेने की बजाय या ये लेने की बजाय इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं, और इन दोनों का मिड पॉइंट लेके तो वहां पे f ऑफ x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर क्या किया कि लेट x1 स्टार x2 स्टार x3 स्टार x4 स्टार बी द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल x0 x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4, ठीक है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो मेरे पास इंटरवल है ना, इसका मिड पॉइंट जो आता है ये वाला, इसका नाम क्या रखा मैंने, x1 स्टार, x1 स्टार। और रिमेंबर x1 स्टार किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट है ये x0 और x1 का डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह मैंने x1 और x2 का जो मिड पॉइंट है उसका नाम मैंने रख दिया x2 स्टार, और x2 और इसका जो मिड पॉइंट लिया x3 स्टार, और इनका जो मिड पॉइंट लिया उसका नाम रख दिया मैंने x4 स्टार। ये किसके मिड पॉइंट है जी, इस इंटरवल के मिड पॉइंट है जी। दी वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब y किसके बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर, यानी x के ऊपर y की वैल्यू ये आती है, तो जब x की वैल्यू x1 स्टार होगी तो y की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएंगी,
एफ ऑफ एक्स वन स्टार, एफ ऑफ एक्स टू स्टार, एफ ऑफ एक्स थ्री स्टार एंड एफ ऑफ एक्स फोर स्टार। अब हमारे पास टाइम है कि हमने एरिया निकालना है। टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, अब ये देखें, ये पहली रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। इसकी जो है ना ये लेंथ हमने क्या रखी हुई है, dx, लेंथ इंटू विड्थ, और विड्थ कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी dx, और चौड़ाई है इसकी, यानी ऊंचाई हमने क्या ली इसकी, एफ ऑफ एक्स वन नॉट, यानी इसके मिड पॉइंट पर ली ना, तो ये एक्चुअली y की वैल्यू है। तो ये आ गया y इंटू एक्स, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब x की जगह पे क्या है, यहां पे x1 स्टार, तो इसका एरिया किसके बराबर आ गया, f1 x स्टार, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, तो ये एरिया निकल आया पहली रेक्टेंगल का, ये एरिया निकल आया दूसरी रेक्टेंगल का, ये एरिया निकल आया तीसरी रेक्टेंगल का, और ये चौथी रेक्टेंगल का एरिया निकल आया। अब यहां से देखें स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, dx इज कॉमन थ्रू आउट, तो मैंने क्या किया, यहां पे dx लगा दिया, dx या डेल्टा x लगा दें, ठीक है, दोनों सही है, ये dx लगा दिया, कॉमन निकाल दिया मैंने। अब f ऑफ x का काम क्या है, f ऑफ x क्या करता है, इसमें जो भी एलिमेंट डालते हैं ऊपर स्क्वायर नीचे दो। f ऑफ x का काम, इस मशीन का काम क्या है, इसके अंदर x डाला तो बाहर आया एक्स स्क्वायर बटा दो। तो जब इस मशीन के अंदर मैं x1 स्टार डालूंगा तो बाहर क्या आएगा, x1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस मशीन में जब f ऑफ x2 डालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, f ऑफ x2 का स्टार, f ऑफ x2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये एक्चुअली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, 1/2 एक्स स्क्वायर, ये 1/2, अब x की जगह पे क्या है, x1 स्टार, तो x1 स्टार का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये चारों आ गए। अब उसके बाद x1 क्या था भैया, ओ भाई x1 तो मिड पॉइंट था, किसका, x0 और x1 का, राइट। और मैंने एक और पता क्या काम किया है, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 आ रहा था ना भैया, अरे भाई इस डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहा है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, राइट। उसके बाद x1 स्टार की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है x0 x1 का, तो दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम, उसका स्क्वायर। ये किसका मिड पॉइंट है, x1 और x2 का, दोनों को ऐड करके 2 पे तकसीम। मिड पॉइंट निकालने का यही तरीका है ना, दोनों को जमा करें 2 पर तकसीम। x3 इज द मिड पॉइंट ऑफ x2 एंड x3, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम, x3 प्लस x4, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम, होल का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0, x0 तो हमारे पास है 1, और x1 की वैल्यू क्या है, 0.5, तो ये फिर आ गया 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है, 1.5, और x2 की वैल्यू 2, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। इसी तरह x2 x3 की वैल्यू पुट की, x3 x4 की वैल्यू पुट की, और यहां पे मैंने dx की वैल्यू भी पुट कर दी। अरे ये जो 1/2 है और ये 1/2 मिलके कितना बनेगा, 1/4, तो बाहर आ गया 1/4। अब 1 को और 1.5 को जमा करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, 1.25। यू कैन चेक बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। इन दोनों को जमा करो, 2 पर तकसीम करो, 1.25 आ गया उसका स्क्वायर। इन दोनों को जमा करो, 2 पर तकसीम करो, 1.75 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करो, 2.25 होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करोगे तो 2.75 होल स्क्वायर आएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, इसका स्क्वायर निकालो, इसका, 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 इन सबको ऐड कर दो तो जवाब आता है 17.25। 4 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 4.3125। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा एरिया है, ये जो मैंने डॉटेड लगाई हैं 1 से लेकर 3 तक, x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक के नीचे नीचे इस कर्व के अंदर जो एरिया आता है वो एरिया किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 1 से लेकर 3 तक। यू विल सी दैट
The answer will be approximately same. लो जी, मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र 1/2 एक्स स्क्र, और इसको मैंने इंटीग्रेट करना है इन द इंटरवल 1 to 3। तो आइए, ये मैंने इंटरवल लिया 1 से लेकर 3 तक, f ऑफ x dx 1 से लेकर 3 तक, फंक्शन है मेरे पास 1/2 एक्स स्क्र। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 से लेकर 3 तक एक्स स्क्र dx, राइट। अब इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी? अभी आपको ये इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं आते, तो ये आगे चल के आपको ये वाला स्टेप समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या करने वाला हूं। ये आ गया 1/2, इसको मैंने डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो इसकी पावर में एक जमा हो जाएगा 2 + 1 ओवर 2 + 1, और इंटरवल क्या है 1 से लेकर 3 तक, तो ये आ गया 2 और 1 3, तो ऊपर आ गया x³ ओवर नीचे आ गया 2, होल की पावर कितनी है 1/3। कुछ गड़बड़ है, 2 और 1 3, यहां पे 3 आएगा और यहां से dx मिस हो गया था। अच्छा जी, अब जो है ना, ये इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो ये जवाब आया, यानी x² को मैंने इंटीग्रेट किया तो आंसर मेरा किसके बराबर आया x³ डिवाइडेड बाई 3। तो अब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो जवाब इसके बराबर आना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखें जरा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, ओवर 3 3 3 से कट गया, जवाब किसके बराबर आ गया x²। तो इसका मतलब है कि अगर x² को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जवाब आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कि इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर क्यों आई है, उसका जवाब फिलहाल ये है। आगे जब हम फार्मूले याद करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इट विल बिकम सो इजी फॉर यू। और फार्मूले के अंदर भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हर फार्मूले का इन्वर्स लेके मैं उसका प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। अब जब लिमिट पुट करते हैं इसकी, तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय वो बराबर आ जाती है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 3 की पावर 3 ओवर 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर 3 की पावर 3, तो ये आ गया 1/2 27 divided by 3, your answer is 9 minus 1/3। ये थोड़ी सी जरा कैलकुलेशन के अंदर ये जरा यहां पे है गड़बड़, 1 का क्यूब ओवर 3, तो ये आ गया 9 माइनस 1/3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 3 27, 27 में से 1 निकाला, जवाब आ गया 26 डिवाइडेड बाई 3 3 2 6। तो इसका जब आंसर आप निकालते हैं तो इसका आंसर आता है, यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, 4.3, और यहां पे आ गया 4.3125। अब ये जो फर्क है, ये फर्क आप कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके इंटरवल को छोटा छोटा करके, ये पहले 4 थे उनको 8 में कन्वर्ट कर दें और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा इसके करीब, 16 कर देंगे और करीब आ जाएगा, एंड सो ऑन, इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो बिल्कुल दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो बस जो साबित हुआ कि जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन इज एक्चुअली फंक्शन का जो एरिया होता है, उस एरिया, फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसके नीचे जो एरिया होता है उसको फाइंड आउट करने का नाम है। आप इस लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा गौर से सुने, इंशाल्लाह ताला आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।